गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अकाउंट्स प्लानिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बोर्ड लेवल की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने जाएंगे। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी हम यहाँ पर चालू करेंगे और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी के अंदर हम देखेंगे कि जो यूनिट नंबर 10 है, यूनिट 10, इसे हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो चैप्टर दिए गए हैं वो टोटल 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहले इसके अंदर 4 चैप्टर आया करते थे, लेकिन इस साल जब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उससे एक चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अंदर हम देखें अभी तो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 आते हैं। और चैप्टर नंबर 11 में हमारे आएगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमारे आएगा इकोसिस्टम इकोलॉजी। और चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो आएगा हमारे वो आएगा बायोडाइवर्सिटी। तो एक एक करके हम इनकी स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 11 होगा, जो कि हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखिए, पहले ये चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी भी दी गई थी और इस चैप्टर के अंदर पॉपुलेशन लेवल की इकोलॉजी भी दी गई थी। लेकिन सिलेबस रिड्यूस होने के बाद अब जो एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा पॉपुलेशन लेवल की इकोलॉजी ही इसके अंदर बाकी रह गई है। तो इसके अंदर जो हम मेनली पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी ही पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर के स्टार्ट में थोड़ा सा इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उस इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो, हमें ये जानना होगा कि इकोलॉजी वास्तव में है क्या। जब हम ढंग से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बायोलॉजी की जो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी होती है वो ग्रीक लैंग्वेज में होती है। इकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मेड बाय 2 ग्रीक वर्ड। देखिए, एक वर्ड जो है इसका वो है ओइकोस, और दूसरा जो वर्ड है इसका वो है लॉजी। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या निकलता है, इसको अगर हम देखें तो ओइकोस का मतलब होता है होम, हाउस। और लॉजी का क्या मतलब होता है भैया, स्टडी, जो कि हम ऑलरेडी अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, होम और हाउस में क्या अंतर है। खाली घर को हम हाउस कहते हैं जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है। अगर ऑर्गेनिज्म घर के अंदर रहे तो उसे होम कहते हैं। तो हम यहाँ पर होम की बात करेंगे, ना कि हाउस की। ये आपको कैसे पता चलेगा कि होम क्या है और हाउस क्या है, इसको देखते हैं हम। देखो, होम हमारा क्या है, हम रहते कहाँ हैं। अगर हम बात करें हम कहाँ रहते हैं तो हम एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं। घर के अंदर तो रहते हो आप, लेकिन घर के जो दीवारें हैं, ये दीवारें क्या है, हमारा एनवायरमेंट है। और जो दीवारें हैं ये नॉन लिविंग है। लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। और आपके घर में जो आपके भाई बहन है वो क्या है, लिविंग है। जैसे ही आप घर के बाहर निकलते हो, घर के बाहर निकलने के बाद जो आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं और जो आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं, ये सब भी क्या है, लिविंग है, जो कि आपके एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। और जो सनलाइट आपके ऊपर गिर रही है, जो एयर आप ले रहे हो, जो वाटर आप कंज्यूम कर रहे हो, ये आपके एनवायरनमेंट में अंदर आते हैं। तो होम हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे कि 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो होम है
ये क्या है, हमारा एनवायरमेंट है। और एनवायरमेंट में हमने देखा बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स और एक क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स से, बायो मतलब लाइफ, मतलब नॉन लिविंग होता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग। और हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं लिविंग। तो हमारे आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब किस में आएंगे, वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। एग्जांपल जैसे आगे देख लेते हैं बायोटिक और एबायोटिक के। जैसे एग्जांपल देखें हम बायोटिक के और एबायोटिक के। तो आपका होम आपका एनवायरनमेंट है और इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक के अंदर अगर हम बात करें तो बायोटिक के अंदर कौन आ जाएंगे, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल हो गए हैं, और जैसे कि क्या हो गए, प्लांट्स हो गए हैं, जैसे कि आप क्या देख रहे हो, बैक्टीरिया देख रहे हो, फंगस देख रहे हो, सब क्या है, पांचों किंगडम जो हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं सब क्या आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर अपन एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे होम यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो आपको कंपोनेंट देखने को मिलते हैं उसमें कौन आएगा, जैसे कि इसमें आ जाएगा सनलाइट। क्या सनलाइट के बिना हम जी सकते हैं एनवायरनमेंट में, नहीं जी सकते, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो हम खाएंगे क्या। ठीक है, सनलाइट प्लस इसमें देख लो आप वाटर, क्या वाटर जिंदा होता है क्या, नहीं, नॉन लिविंग है वो तो, केमिकल है वो तो, H2O। प्लस इसमें देखो आप एयर देख लो, एयर जिसमें अपन बात कर रहे हैं O2 की, ऑक्सीजन की, प्लस CO2 की। तो हमारे होम के अंदर हम दो तरह की चीजें देख रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि इकोलॉजी का मतलब ही क्या है, ओइकोज यानी कि होम यानी कि एनवायरनमेंट की स्टडी, यानी कि हम इकोलॉजी के अंदर दो तरह की चीजों की स्टडी करने वाले, एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी करने वाले हैं और एक एबायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी का मतलब क्या निकला, तो देखो इकोलॉजी का मतलब क्या निकलेगा, डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी क्या होगा भाई, डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशन इन बिटवीन, किस किस के बीच की रिलेशन की स्टडी करनी है हमें, हमें करनी है बायोटिक की, बायोटिक के साथ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के अंदर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है। दूसरा हमें क्या करना है, एबायोटिक का एबायोटिक के साथ कि एबायोटिक कंपोनेंट्स दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से हार्म कर रहे हैं या किस तरह से बढ़ने पर मजबूर कर रहे हैं। और दूसरा क्या, एबायोटिक का एबायोटिक के साथ और एबायोटिक का ये बायोटिक के साथ, ये जो रिलेशंस हैं इन रिलेशंस की स्टडी को ही क्या कहते हैं, हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि क्या बात कर रहे हैं हम, इन बिटवीन किस किस के बीच बात की हमने, बायोटिक एंड बायोटिक, बायोटिक का बायोटिक के साथ। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, फूड चेन, फूड चेन की बात करें हम तो फूड चेन की जो स्टडी है हम किसके अंदर करेंगे, क्योंकि देखो फूड चेन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कंज्यूम करने के लिए प्रिडिक्ट करता है या उसको ईट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, खाना खाना कहते हैं, प्रिडिक्शन कहते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को खाएगा, तीसरा चौथे को खाएगा, इससे एक चेन बन जाती है फूड की चेन। तो देखो दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों लिविंग हैं, तो फूड चेन क्या हो गया है, इकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे क्योंकि वो दो बायोटिक के बीच की स्टडी होती है। तो बताइए ये हो गया। दूसरा क्या देख रहे थे हम, कौन सा रिलेशन देख रहे हैं, बायोटिक का एंड
एबायोटिक। एग्जाम्पल देखिए आप क्या होगा, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, देखो आप फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में देखें हम तो हो क्या रहा है, लाइट आ रही है। जो लाइट है, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या है, लाइट है और क्या है, प्लांट है। तो देखो लाइट तो क्या हो गया हमारा, एबायोटिक हो गया है, और प्लांट क्या हो गया है, बायोटिक हो गया है। तो देखो एबायोटिक का बायोटिक के रिलेशन का स्टडी को क्या कहेंगे हम, इकोलॉजी कहेंगे। तो बताइए फोटोसिंथेसिस की स्टडी कहाँ करेंगे हम, इकोलॉजी। और फोटोसिंथेसिस नहीं, इसे हम प्रोडक्टिविटी के नाम से स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट में। इकोलॉजी के अंदर हम किस नाम से स्टडी करते हैं इसको, प्रोडक्टिविटी के नाम से स्टडी करते हैं। तो ये सारे चैप्टर हैं जो भी मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूं, ये सब टॉपिक्स हैं किसके अंदर, इस पूरे 3 चैप्टर्स के अंदर इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा रिलेशन क्या है। तीसरा रिलेशन में बोल रहा हूं कि बायोटिक का एबायोटिक के साथ। एग्जाम्पल देखो आप, सॉइल फॉर्मेशन। इस चैप्टर के अंदर इकोलॉजी के अंदर हम सॉइल फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखो सॉइल फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, देखो स्टोन होते हैं, स्टोन। अब नदी बह रही है, नदी के अंदर पानी बह रहा है, तो स्टोन जब लुढ़केगा पानी के अंदर तो वो कुछ टुकड़ों में टूट जाएगा, और जब स्टोन टुकड़ों में टूटेगा तो उससे क्या बन जाएगी, सॉइल, इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल में वैसे 2 मटेरियल होते हैं, एक होते हैं बायोटिक मटेरियल, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जिसे ऑर्गेनिक बोलते हैं अपन, और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट्स से मिलकर सॉइल बनी होती है। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, पत्थर होता है, पत्थर को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो उसका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनता है सॉइल का। तो पानी क्या है, एबायोटिक, नॉन लिविंग, और पत्थर का टूटना, पत्थर भी क्या है, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। तो दोनों की जो स्टडी है क्या हो गया, एबायोटिक का एबायोटिक के साथ, जैसे कि स्टोन एंड क्या हो गया यहाँ पर, वाटर। तो दोनों क्या है, ये भी क्या है, एबायोटिक, और ये भी क्या है, एबायोटिक। तो इस तरह से जितने भी रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे ये सब किसके अंदर आएंगे, इकोलॉजी के अंदर आएंगे। और इन तीनों चैप्टर के अंदर हम ये सभी रिलेशनशिप को पढ़ने वाले हैं, इसलिए इन सभी चैप्टर्स को इकोलॉजी के अंदर रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, लेवल ऑफ इकोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। लेवल ऑफ इकोलॉजी, देखिए इकोलॉजी का जो लेवल स्टार्ट होता है, वो इकोलॉजी का लेवल सबसे पहले देखिए, हम इकोलॉजी के अंदर किसको स्टडी करने वाले हैं, लिविंग की स्टडी करने वाले हैं कि नॉन लिविंग की। देखो नॉन लिविंग के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर क्या आते हैं, पहाड़, झरने, नदियाँ, ये सब चीज़ें हम जियोग्राफी के अंदर ज़्यादा पढ़ते हैं। मतलब इकोलॉजी के अंदर, जो बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, बायो मतलब लिविंग, इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। तो जो इकोलॉजी होती है इसमें हम एबायोटिक से ज़्यादा बायोटिक पर फोकस करते हैं। इसलिए लेवल ऑफ इकोलॉजी में फर्स्ट जो लेवल होता है वो होता है ऑर्गेनिज्म, जो फर्स्ट लेवल होता है। बट इसमें 4 लेवल देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी में लिखता है कि इसमें कितने लेवल होते हैं बच्चों, 4 लेवल होते हैं। और जो पहला लेवल होता है वो होता है ऑर्गेनिज्म लेवल का इकोलॉजी। देखो जो ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी है इसे सबसे बेसिक लेवल कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे बेसिक लेवल की इकोलॉजी कौन है, तो ये कौन होती है, बेसिक लेवल होता है, स्टार्टिंग लेवल होता है बेसिक लेवल। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर जैसे देखो क्या पढ़ेंगे हम, अडेप्टेशन। कोई ऑर्गेनिज्म है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप में क्या चेंजेस करते हैं, इसे अडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे कि देखो अभी सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियां जैसे ही आएंगी तो हम स्वेटर पहनना चालू कर लेंगे। मतलब हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलने की जो कोशिश करते हैं इसे अडेप्टेशन कहते हैं।
ठीक है, अब कुर्सी है तो कुर्सी को तो हम कंबल उड़ाएंगे नहीं, किसको उड़ाएंगे, हम खुद उड़ेंगे। तो जो ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि एबायोटिक फैक्टर की वजह से ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जो चेंज कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पर पड़ेंगे। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो चेंजेस होंगे, यानी कि जैसे कि क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, अडेप्टेशन। अब जैसे शिवरिंग होगी, सर्दी लगेगी तो हमारी बॉडी में शिवरिंग होगी ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो, और जिससे क्या हो, हम बाहर का जो टेम्परेचर है उसको एक्यूमुलेट कर सकें। तो ये सब चीजें क्या जाएंगी, बॉडी की फिजियोलॉजी देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर। कौन सा लेवल देखने को मिल रहा है, ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी देखने को मिल रही है। तो पहला हो गया है अडेप्टेशन। और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसके अंदर अपन। दूसरा देखो, हम इसके अंदर माइग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो साइबेरिया है, रशिया का एक पार्ट है, वहां पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहां पर क्या होते हैं, कुछ साइबेरियन क्रेन जैसे हंस के जैसे होते हैं वो, आप कहो तो हंस हैं वो, रशियन हंस। तो वहां पर इतनी सर्दी पड़ती है कि सभी जगह बर्फ हो जाएगी। अब बर्फ हो जाएगी तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो बदलते हुए एनवायरनमेंट की वजह से वहां से भाग आएंगे। एक तो एडेप्टेशन होता है कि वहीं पर रहकर अपने आप में चेंज करना, लेकिन अगर हम अपने आप में चेंज नहीं करेंगे तो उस एनवायरनमेंट से भाग जाएंगे और किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनिक लेवल के अंदर आएगा, क्योंकि भागा कौन, बदलते हुए एबायोटिक यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भागा कौन, हंस भागा, क्रेन भागा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, माइग्रेशन। ऑर्गेनिज्म भागा, तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे पढ़ेंगे इसको हम, माइग्रेशन। तो ये सब चीजें पहले हमारे एनसीईआरटी के अंदर थी, लेकिन अब जो पॉपुलेशन लेवल पे स्टार्ट किया गया है तो ये सब चीजें हट गई हैं। लेकिन एक सीक्वेंस, ये नाम जरूर दे रखा है, अभी भी दिया हुआ है, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड लेवल आता है बच्चों, जो सेकंड लेवल आएगा वो क्या होगा, हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है ये सेम, कई स्पीसीज के होते हैं ऑर्गेनिज्म, अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। जैसे डॉग हो गया ऑर्गेनिज्म, कैट हो गया ऑर्गेनिज्म, लॉयन हो गया ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक जैसे सिमिलर स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के बाद जो लेवल आता है, ऑर्गेनिज्म के बाद जो लेवल आता है इकोलॉजी का, हम उसे पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी, जो सेकंड लेवल होता है वो हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसमें हम देखो पढ़ेंगे क्या, इसके अंदर हम कई टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे देखो, ऑर्गेनिज्म का तो क्या होता है, बर्थ होता है। क्या होता है, बर्थ। लेकिन क्या पॉपुलेशन की बर्थ होता है कि एक बार में एक पॉपुलेशन पैदा हो जाती है, नहीं, पॉपुलेशन की बर्थ रेट होती है। और ऐसी पॉपुलेशन की क्या डेथ होती है, क्या नहीं, डेथ तो किसकी होती है, ऑर्गेनिज्म की। बट फिर पॉपुलेशन का क्या होता है, डेथ रेट। तो जो ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट, ये टॉपिक्स हैं हम ये पॉपुलेशन लेवल की इकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन लेवल की इकोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो लेवल होता है बच्चों वो क्या होता है, देखिए। अब दो तीन तरह की पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए आपका जो भी शहर है, उस शहर के अंदर पॉपुलेशन रहती है कि कम्युनिटी रहती है। आप कहोगे पॉपुलेशन, नहीं, आपके शहर के अंदर कम्युनिटी रहती है। जंगल के अंदर पॉपुलेशन रहती है, कम्युनिटी रहती है, आप कहोगे पॉपुलेशन, नहीं, वहां पर कम्युनिटी रहती है। कम्युनिटी होता क्या है, देखिए। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, दो तरह की पॉपुलेशन की बात कर लूँ, जैसे कि ह्यूमन में ले लेते हैं। जैसे कि सुनार होते हैं, है ना, गोल्ड स्मिथ, और एक होते हैं लुहार, आयरन स्मिथ। तो कुछ 10-20 घर हैं किसके, लुहारों के, और 10-20 घर हैं किसके, सुनारों के। तो लुहार और सुनार दोनों की पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएंगे, ये कम्युनिटी बनाएंगे, ह्यूमन कम्युनिटी। इसी तरह से बात करें जंगल के अंदर, तो जंगल के अंदर जैसे शेर हैं, लायंस, तो लायंस 10-20 ग्रुप है उनका, तो वो क्या होगी, लायन की पॉपुलेशन हो गई है। लेकिन शेर किसको खा रहा है, हर्बीवोरस को, जैसे हिरन को खा रहा है, डियर को, और रेबिट को खा रहा है। तो ये हर्बीवोरस की पॉपुलेशन और इधर कार्निवोरस की पॉपुलेशन, दोनों पॉपुलेशन को मिला के क्या बन गया, कम्युनिटी बन गई। तो नेक्स्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को जोड़ के, जैसे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म सेम ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को जोड़ के क्या बन जाता है, पॉपुलेशन बन जाता है। इसी तरह से दो तीन तरह की पॉपुलेशन को जोड़ के क्या बन जाता है बेटा, कम्युनिटी बन जाता है। तो जो नेक्स्ट लेवल होता है इकोलॉजी की स्टडी का, वो क्या होता है बच्चों, कम्युनिटी लेवल इकोलॉजी।
कम्युनिटी लेवल इकोलॉजी। देखो कम्युनिटी लेवल इकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको देखें तो इसके अंदर भी कई एग्जाम्पल हैं। अब बताओ, शेर किसको खा रहा है? हिरण को। हिरण किसको खा रहा है? प्लांट को। ये अलग अलग स्पीसीज है ना, तो अलग अलग स्पीसीज का ग्रुप क्या कहलाएगा? कम्युनिटी। तो ये एक दूसरे को खाने पे क्या बन गई? फूड चेन बन गई। तो फूड चेन हम कौन से लेवल पे स्टडी करने वाले हैं बेटा? कम्युनिटी लेवल पे पढ़ने वाले हैं कि पॉपुलेशन लेवल पर? कम्युनिटी लेवल पे पढ़ेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फूड चेन। और कई फूड चेन मिलके क्या बना लेंगे? फूड वेब बना लेंगे। एंड फूड वेब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब तो तीसरा लेवल हम देखने वाले हैं, फोर्थ लेवल। ये हमारे दो लेवल हो गए हैं। जो फोर्थ लेवल हम देखेंगे बच्चों वो होगा बायोम लेवल। इसके बाद होगा हमारा बायोम लेवल। बायोम लेवल, दरअसल इसको बायोम लेवल कहें, एनसीईआरटी में बायोम लेवल के नाम से दिया हुआ है। लेकिन बायोम क्या होता है? छोटे छोटे कई इकोसिस्टम को मिला के एक बड़ा इकोसिस्टम बन जाता है ना, उसे हम बायोम कहते हैं। तो वास्तव में बायोम लेवल क्या है? इकोसिस्टम लेवल ही होता है। इको सिस्टम लेवल। तो ये फोर्थ है हमारा। तो इकोसिस्टम को मिला के क्या बन जाता है बेटा? बायोम लेवल बन जाता है। क्या बन जाता है? बायोम लेवल बन जाता है। बायोम क्या होता है? ये एक लार्ज एरिया होता है। एक लार्ज एरिया होता है जिसका एक स्पेशल बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर। देखो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में बायोटिक प्लस एबायोटिक को जोड़ के जो सिस्टम बनता है ना, इसी इकोसिस्टम कहते हैं। और कई इकोसिस्टम को जोड़ के एक बायोम बनता है। तो बायोम क्या होता है? एक लार्ज एरिया है जिसके कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। जैसे उसके कुछ स्पेशल एबायोटिक यानी कि उसका एनवायरमेंट, उसकी रेन, उसकी सोइल वगैरह आती है। और उसमें क्या होता है? स्पेशल वेजिटेशन होता है, स्पेशल एनिमल्स होते हैं। देखो क्या होता है, देखते हैं इसमें अपन क्या होता है। बायोम, बायोम इज ए बायोम इज ए लार्ज एरिया विद स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स क्या हो गए हैं? जैसे देखो इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। एक इसका एवरेज वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगा। इसका हमें एक एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसकी एक एवरेज कम्युनिटी देखने को मिलेगी। इसकी एक एवरेज कम्युनिटी के साथ साथ इसकी एवरेज हमें क्या देखने को मिलेगी? रेनफॉल देखने को मिलेगा। ये हमें देखने को मिलेगा। जैसे देख लो एग्जाम्पल बायोम के क्या हो गए हैं, जैसे कि डेजर्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, फॉरेस्ट बायोम, तीसरा ग्रासलैंड बायोम। देखो जैसे ही मैं बोलता हूँ डेजर्ट बायोम, वैसे ही आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा एरिया आएगा। आएगा नहीं आएगा? मैंने बोला कि लार्ज एरिया होता है। अब वहां का आपको एक स्पेशल रेनफॉल देखने का, दिमाग में एक स्पेशल के बहुत ही कम बारिश होती है यहाँ पे डेजर्ट में। एक स्पेशल कम्युनिटी आएगी वहाँ पे, आपको ऊंट, थोड़े से चूहे वगैरह, बिच्छू, रेंगने वाले सांप ये दिखाई देंगे आपको। ये आपके दिमाग में इमेज बनेगी। टेम्परेचर, वहाँ पे बर्फ़ गिरती तो दिखाई देगी आपको, एक बिल्कुल हाई टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर आपके दिमाग में आएगा। वेजिटेशन, वहाँ पर थोड़ी सी झाड़ियाँ दिखाई देगी, बहुत बड़े पेड़ थोड़ी दिखाई देंगे हमें। तो बात करें जैसे ही आप किसी बायोम की बात कर रहे हो, फॉरेस्ट बायोम, तो फॉरेस्ट के बाद फॉरेस्ट जैसे ही हम बोलेंगे तो क्या वहाँ पे हमें ऊंट थोड़ी दिखाई देगा? वहाँ पे हमें हाथी, शेर ये दिखाई देंगे। ठीक है, तो
और बहुत ज़्यादा पानी भी बरस रेनफॉल दिखाई देगा, वहाँ पे हाई रेनफॉल दिखाई देगा। तो बात करें, जैसे ही हम किसी बायोम का नाम लेते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा एरिया की पिक्चर बनती है, उस एरिया के अंदर एक स्पेशल वेजिटेशन की पिक्चर बनती है, उसके अंदर स्पेशल टेम्परेचर, स्पेशल कम्युनिटी और स्पेशल रेनफॉल की पिक्चर बनती है। तो उसे क्या कहते हैं, हम बायोम कहते हैं, जैसे कि डेजर्ट बायोम, फॉरेस्ट बायोम एंड ग्रासलैंड बायोम। तो ये हमारे 4 लेवल होते हैं बच्चों, और ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि लेवल ऑफ इकोलॉजी को एक्सप्लेन कीजिए, तो उसके अंदर आपको इस तरह से चार्ट फ्लो बना के एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट, देख लो इसे। देखिए, अब जैसे ही चैप्टर स्टार्ट था हमारा पॉपुलेशन एंड ये ऑर्गेनिज्म वाला, तो इसके आगे एक साइंटिस्ट का फोटो दिया हुआ है पूरे पेज के अंदर एनसीईआरटी में, है ना। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का फोटो दिया हुआ है। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा थे कौन? बात करें प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके कि हमारे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा किस चीज से संबंधित थे? ये इकोलॉजी की स्टडी से संबंधित थे। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के ऊपर पूरा एक पेज दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ये वास्तव में कौन है? ये फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है भाई। सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में बात कि किस तरह से इंडिया का इकोसिस्टम है, इंडिया के इकोसिस्टम, यहाँ की स्पीसीज के बारे में, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में किताब लिखी और पढ़ाना चालू किया। ये थोड़ा सा लंदन गए थे और यूके के अंदर ये पीएचडी करके आए थे, और भारत आकर इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय के अंदर काफ़ी समय तक अध्यापन का कार्य किया है, पढ़ाने का कार्य किया है। वहाँ के प्रोफेसर थे, हेड प्रोफेसर डिपार्टमेंट के, बोटनी के अंदर। तो ये दिया हुआ है। अब आप कभी कोई पूछ ले आपसे कि प्रोफेसर जैसे कि रामदेव मिश्रा भारतीय इकोलॉजी के हैं, तो क्या फिर वर्ल्ड लेवल पर कौन है? अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लें कि फादर ऑफ इकोलॉजी, डायरेक्ट पूछें आपसे, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो फादर ऑफ इकोलॉजी के अंदर अपने रामदेव मिश्रा का नाम नहीं लेंगे, वो क्योंकि भारतीय इकोलॉजी के फादर थे। अगर इससे वर्ल्ड लेवल पे पूछें तो वर्ल्ड लेवल पर जो होते हैं वो होते हैं भैया रिटर। तो वर्ल्ड लेवल पर जो फादर हैं वो हैं रिटर। ठीक है, तो ये 2 फादर हैं जो हमारे दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, हम अब से जो चैप्टर देखेंगे वो होगा पॉपुलेशन। इस चैप्टर में जो है अब बात करेंगे हम पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे इसकी हम। आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन बताइए विद एग्जांपल। ठीक है, तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन काफ़ी आधे पेज के अंदर दी हुई है। क्या होता है पॉपुलेशन? ऑर्गेनिज्म तो दिया नहीं हुआ, डायरेक्ट पॉपुलेशन से स्टार्ट किया हुआ है, तो पॉपुलेशन ही पढ़ेंगे हम। देखो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर सेम स्पीसीज, मतलब कई ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, बट उस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो सभी एक ही स्पीसीज के होने चाहिए, है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर विच हैव सिमिलर स्पीसीज। जो वो ऑर्गेनिज्म है एक ही स्पीसीज के होने चाहिए, तब पॉपुलेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम पॉपुलेशन किसी की बताते हैं तो इसके साथ हमें कुछ और चीज़ें भी मेंशन करनी होती हैं। पॉपुलेशन जैसे कि मैं बात करूं, इंडिया के 5 एनिमल हैं, मतलब 5 शहर हैं, और बांग्लादेश के 5 शहर हैं, तो क्या इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर आएंगे? नहीं। पॉपुलेशन जब होने बताएंगे हम तो एक कॉमन एरिया के अंदर होने चाहिए। ठीक है, लिव इन कॉमन एरिया,
ये जो ग्रुप है ये कॉमन एरिया के अंदर रहना चाहिए। अब कॉमन एरिया के अंदर रहे, साथ में ये कॉमन रिसोर्सेज भी शेयर करने चाहिए। एरिया शेयर कॉमन रिसोर्स। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे वो जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं वहाँ की ये क्या यूज करेंगे, वहाँ का फूड यूज करेंगे, वहाँ का वाटर यूज करेंगे। फूड एंड वाटर। ठीक है। अब कई बार क्या होगा, ये रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, और जब रिसोर्सेज कम पड़ेंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। रिसोर्सेज एंड कैन compete and interbreed each other। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अंदर जो सेम स्पीसीज होती है, स्पीसीज की परिभाषा जब दी थी रॉबर्ट मेयर ने, तो क्या दी थी कि स्पीसीज, एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म तब हम बोलेंगे जब वो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके, नए बच्चे पैदा कर सकें, तो उसी को तो क्या बोलते हैं हम, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये ऐड करना बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, एक ही स्पीसीज से रिलेटेड होते हैं, एक कॉमन एरिया के अंदर रहते हैं, और उस कॉमन एरिया का क्या शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जैसे कि फूड एंड वाटर। और कभी कभी ये रिसोर्सेज कम पड़ने पर क्या करते हैं, ये आपस में लड़ाई करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कैन कम्पीट फॉर देम। इन रिसोर्सेज के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। और फिर ये ऑर्गेनिज्म आपस में क्या भी कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग भी कर सकते हैं, और नए बच्चे पैदा करके पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाते हैं, वरना पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म खत्म हो जाएगी। तो इस पूरी डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन देख लें, देखो अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ आपसे, जैसे मैं बोल देता हूँ 30, पॉपुलेशन है 34 करोड़। मैं कहूँगी कि एक पॉपुलेशन है, आप कहोगे सर ये पॉपुलेशन नहीं है, तो गड्डी, पैसों की गड्डी है 34 करोड़, पॉपुलेशन थोड़ी ना है। क्योंकि पॉपुलेशन की डेफिनेशन की चीजें इसमें डालनी होगी मुझे। 34 करोड़ क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन, मेरे को बताना पड़ेगा ना कौन सी स्पीसीज, तो मैं बोलूंगा ह्यूमन, ह्यूमन पॉपुलेशन। और जैसे ही मैंने बोला, तो आप मेरे से क्वेश्चन करोगे सर कहाँ की ह्यूमन पॉपुलेशन, राजस्थान की, इंडिया की, पाकिस्तान की, कि बांग्लादेश की, कहाँ की। मैं बोलूंगा इन इंडिया, 34 करोड़ ऑफ इंडिया, ये इंडिया की पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है। सर कहोगे सर 34 करोड़ थोड़ी ना है, अभी तो कुछ और है। अरे हर समय पॉपुलेशन कुछ अलग अलग होती है, तो आपको एक टाइम भी देना पड़ेगा। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर स्पीसीज इन ए गिवन टाइम, आपको टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या इन 1947, तो जैसे मैंने टाइम मेंशन किया, तो बताओ 1947 के अंदर इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन क्या थी, तो आप बताओगे 34 करोड़। तो अब जाकर ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हुई है, जिसमें हम बात कर रहे हैं और एग्जांपल हमने दिया है। क्लियर है। अब मैं एक चीज और कभी आपसे एक नंबर में पूछ ले कि डेमोग्राफी क्या होती है, डेमोग्राफी के बारे में लिख लेते हैं हम, डेमोग्राफी। देखो हम कई तरह की पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं, आप चाहो तो शेर की पॉपुलेशन की स्टडी करो, आप चाहो तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की स्टडी करो। लेकिन जब आप स्टडी करते हो किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन की, तब उस ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या कहेंगे, डेमोग्राफी कहेंगे। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफी क्या होती है भाई, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, हो गया आपका पॉपुलेशन। अब
थोड़ा सा हम पॉपुलेशन के करेक्टर्स को भी देखेंगे, और जो पॉपुलेशन के करेक्टर्स हैं इन्हें एनसीईआरटी के अंदर पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स के नाम से दिया हुआ है। आपके डायरेक्ट 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप उसके अंदर क्या एक्सप्लेन करोगे? आप उसके अंदर ह्यूमन के मतलब किसी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टर्स को डिनोट या फिर एक्सप्लेन करोगे। तो बात करें अपन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, क्या होता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स? अरे ये पॉपुलेशन के क्या हैं भाई? कुछ नहीं है, करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स हैं। क्या होता है सर पॉपुलेशन के करेक्टर्स? देखते हैं। जैसे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ है? बर्थ हुआ है। क्या पॉपुलेशन की भी बर्थ हुआ है? नहीं, पॉपुलेशन का बर्थ नहीं हुआ। बर्थ केवल एक इंडिविजुअल का होता है। अगर ग्रुप में कई ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, तो उसे बर्थ रेट कहेंगे कि एक ने इतने पैदा किए तो 1000 ने कितने किए, या फिर 1 लाख ने कितने किए। जब हम ज्यादा क्वांटिटी में देखते हैं तो इसे रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। जैसे एक बनाना लेने जाए हम, तो बनाना लिया, लेकिन बोलेंगे 1 दर्जन का रेट बताओ सर, है ना? तो वो जो चीज है जब हम ज्यादा क्वांटिटी पर देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ पॉपुलेशन का पहला जो करेक्टर होगा वो ये करेक्टर है कि ह्यूमन जो जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की क्या होती है? बर्थ रेट होती है। क्या होती है? बर्थ रेट। इसे हम नेटिलिटी भी कहते हैं, नेटिलिटी। और इसे कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी से शो करते हैं शॉर्ट में। क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल बर्थ, नंबर ऑफ टोटल बर्थ ऑन पर कैपिटा इन ए गिवन टाइम, इन ए पर टाइम। क्या है ये कैपिटा? क्या है कैपिटा को देखते हैं भाई, कैपिटा क्या है? तो कैपिटा कुछ नहीं है, एक नंबर है, ऑर्गेनिज्म नंबर, एक कांस्टेंट ऑर्गेनिज्म नंबर है, एक कांस्टेंट ऑर्गेनिज्म नंबर है कि आप कितने ऑर्गेनिज्म के ऊपर बर्थ रेट देखना चाहते हो। आप 100 में कितने पैदा हुए ये देखना चाहते हो, कि 1000 में कितने पैदा हुए ये देखना चाहते हो, ये आपकी इच्छा। या एक पर कितने पैदा हुए आप ये भी देख सकते हो। अगर आप टोटल इनिशियल पॉपुलेशन का टोटल बर्थ में अगर डिवाइड कर दो, भाग लगा दो, तो आपके पास एक इंडिविजुअल के ऊपर भी बर्थ रेट आ जाती है। तो इसमें देखो क्या हुआ, 1000 जैसे 100 ले सकते हो आप ऑर्गेनिज्म, या फिर 1000 ले सकते हो, या फिर आप पर इंडिविजुअल भी ले सकते हो। और ये पर इंडिविजुअल कब आएगी? जब आप क्या लोगे? इनिशियल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे, इनिशियल पॉपुलेशन लोगे, तो पर इंडिविजुअल भी ये आ जाएगी। देखो बर्थ रेट क्या होती है। अब इंडियन गवर्नमेंट भी बर्थ रेट निकालती है। आपने सुना होगा इंडिया की बर्थ रेट और राजस्थान की बर्थ रेट के कितने पैदा हुए एक साल के अंदर, तो वो 1000 लोगों पे निकाली जाती है। जो गवर्नमेंट डेमोग्राफी में ह्यूमन पे निकालती है वो 1000 पर निकालती है। अब बात करें जैसे हम एग्जाम्पल, तो एनसीईआरटी के अंदर इसको एग्जाम्पल से समझा हुआ है। जैसे कि देखो क्या एग्जाम्पल है इसका। इन ए पॉन्ड 20 लोटस प्रेजेंट, कि एक पौंड के अंदर 20 कमल के फूल थे। आफ्टर 1 ईयर हम देख रहे हैं कि वो 24 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 24 लोटस। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस पौंड की बर्थ रेट क्या है।
तो हम निकालेंगे इसकी बर्थ रेट, क्या होती है बर्थ रेट। तो बर्थ रेट कुछ नहीं है, देखते हैं टोटल बर्थ कितना हुआ। टोटल बर्थ देखो आप, टोटल बर्थ, तो आप क्या करोगे, लास्ट में से, लास्ट जो पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन हटा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल बर्थ आ जाएगी। तो हमने 24 में से जब 20 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 4। तो 4 हमारी क्या है, टोटल बर्थ है। क्या हमारे पास बर्थ रेट आ गई कि नहीं, अभी हमारे पास बर्थ रेट नहीं आई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पर कैपिटा क्या लेना चाहते हो। पर कैपिटा आप 10 पे निकालना चाहते हो, या 15 पर, या 1000 पर, या 20,000 पर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पहले पर इंडिविजुअल पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पर इंडिविजुअल पर निकालने के लिए मेरे को इनिशियल से मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो बर्थ रेट क्या होगी, 4/20, ठीक है। तो ये जो है निकल के आएगी हमारे सामने, 0.2। हमारे पास क्या निकल के आती है, तो 0.2 निकल के आती है। और 0.2 क्या है बच्चों, पॉइंट टू को कैसे लिखेंगे अपन, 0.2 बर्थ, और पर कैपिटा क्या हो गया 20 पर, यानी कि 1 पर 20 का भाग दे दो, तो मतलब 1 पर कितने बर्थ हुए हैं, पर इंडिविजुअल। और पर यूनिट टाइम क्या लिया आपने, 1 ईयर, पूरे साल के अंदर ईयर। तो 1 साल पर, 1 साल में एक इंडिविजुअल पर, एक लोटस पर 0.2 लोटस बढ़ गए हैं। अगर आपको 10 में निकालना है कि 10 पे कितने बढ़े, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। अगर आपको ये निकालना है कि 1000 पे कितने बढ़े, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसे। आपको ये निकालना है कि 10,000 पे कितने बढ़े, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करो। इस तरह से आप कितनों पर कितनी वृद्धि हुई इसको आप चेक करते हो, तो इसे बर्थ रेट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेथ रेट। डेथ रेट, तो डेथ रेट जो है इसे हम मोटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। मोटिलिटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्या होता है डेथ रेट, टोटल डेथ ऑन पर कैपिटा इन पर यूनिट टाइम। जैसे कि देखो एग्जांपल हम देखें कि एक लैब है, इन ए लैब 40 फ्रूट फ्लाई, एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं सभी एग्जांपल। परसेंट आफ्टर ए वीक, आफ्टर ए वीक हम क्या देख रहे हैं कि 4 खत्म हो गई हैं, तो रह गई हैं टोटल लगभग 36, या 4 आफ्टर वीक, 4 ड्रोसोफ्लाई, फिर फ्रूट फ्लाई, डेथ अकर। तो ये 4 क्या डेथ रेट है क्या, नहीं, टोटल 4 मरी हैं एक वीक के अंदर। तो हमें डेथ रेट निकालनी है, तो डेथ रेट कैसे निकालेंगे,
डेथ रेट में पहले टोटल डेथ निकालेंगे, टोटल डेथ हमें ऑलरेडी दी हुई है 4, और इनिशियल पॉपुलेशन से मल्टीपल डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40। तो कितना आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 0.1। तो 0.1 क्या है, हमारी डेथ रेट है। तो 0.1 ड्रोसोफिला डेथ, ड्रोसोफिला डेथ पर इंडिविजुअल, पर इंडिविजुअल, और पर वीक, पर वीक। तो एक वीक में एक ड्रोसोफिला पर एक ड्रोसोफिला की डेथ, 0.1 ड्रोसोफिला की डेथ होती है। ये क्या हो गई है, जब हम एकांक पे निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, यूनिट पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेथ रेट आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि इसको 1000 पे निकालें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप चाहते हैं इसको 100 पे निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल देख लो आप, और भी देखें। एग्जाम्पल नंबर 2, तो जैसे भारत की हम डेथ रेट की बात करें तो हर साल 1000 पर 7.1 की डेथ हो जाती है लगभग लगभग। तो 7.1 क्या है, डेथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। और ये 7.1 हम 1000 पे निकालते हैं। 7.1 जो निकाली है हमने 1000 पर ईयर निकाली है एक साल में, और किसके अकॉर्डिंग निकाली है, सेंसस, जो जनगणना है। ये डेमोग्राफी हो जाएगी। अब जो हमने बात कर रहे हैं डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, सेंसस 2011। अभी 2021 की जो सेंसस है, जनगणना है, इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना की वजह से, क्योंकि उस समय बहुत कोरोना फैल रहा था, तो उसको थोड़ा सा अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। देखते हैं कब तक होता है। और अब 2024 में लगभग चुनाव है, तो अभी थोड़ा सा इसको पोस्टपोन किया गया है। मुझे लगता है 2025 या फिर नेक्स्ट 2031 के अंदर ही हमें नेक्स्ट सेंसस देखने को मिलेगी। तो जब तक जो डाटाज होंगे वो हम 2011 वाले ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो सेंसस होती है वो एवरी 10 ईयर के अंदर होती है। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करूंगा वो होगा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है भाई, किसी पॉपुलेशन के अंदर पर कैपिटा मेल पर कितनी फीमेल प्रेजेंट हैं, ये वहां का सेक्स रेशियो होता है। मतलब अनुपात कि फीमेल पर कितने मेल या मेल पर कितनी फीमेल प्रेजेंट हैं, इसे सेक्स रेशियो कहते हैं। अब सेक्स रेशियो इंडिया का क्या होता है कि कम ही आता है फीमेल का, है ना। तो यहाँ पर रीजन है, कई रीजन है, आप भी जानते हो क्यों। तो बात करें सेक्स रेशियो क्या होता है, फीमेल नंबर ऑफ, टोटल फीमेल नंबर ऑफ पर कैपिटा मेल। और हम जो सेंसस में निकालते हैं वो 1000 पे निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लें हम, 1000 पर लगभग 943 फीमेल्स प्रेजेंट है इस समय इंडिया के अंदर। 943,000 पर, ये क्या है, इंडियन ह्यूमन सेक्स रेशियो। ये क्या है, फीमेल है, और ये क्या है, मेल। तो भारत में जो सेक्स रेशियो आता है वो 943 आता है 1000 मेल्स पर। ठीक है, तो ये अब जो नया जनगणना आएगी, सेंसस आएगा, उसमें फीमेल्स ज़्यादा निकलेंगी और मेल कम निकलेंगे। ठीक है ना। तो ये जो आज हमने पढ़ा, ये हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स जो आपके डायरेक्ट 5 नंबर में आएंगे। आज हमने इकोलॉजी के लेवल्स देखे,
और आज हमने एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन देखा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं दोबारा। आज हमने क्या क्या देखा? पहले हमने इकोलॉजी के बारे में देखा कि इकोलॉजी के अंदर हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और हमने पहला चैप्टर चालू किया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के में हमने इकोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन है इसको देखा कि इकोलॉजी क्या है, हमारे घर की स्टडी। ओइकोस 2 वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस और लॉजी। और जो होम है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के अंदर ही तो रहते हैं। और एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है। तो इकोलॉजी क्या है भाई? इन फैक्टर्स की आपस में जो रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, इन सब की स्टडी हम इकोलॉजी के अंदर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है कि बायोटिक और बायोटिक के बीच का रिलेशन एक बन रहा है, फूड चेन बन रहा है। फूड चेन हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे। बायोटिक और एबायोटिक का जो रिलेशन बन रहा है वो फोटोसिंथेसिस बन रहा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी बन रहा है। इसको भी हम किस में पढ़ेंगे? इकोलॉजी में पढ़ेंगे। एबायोटिक का एबायोटिक के साथ, यानी कि सोइल फॉर्मेशन देख लो आप, तो इसको भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इकोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात करते हैं हम लेवल ऑफ इकोलॉजी की। तो ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर। तो 4 लेवल ऑफ इकोलॉजी दिए हुए हैं। पहला जो लेवल होता है, सबसे बेसिक लेवल होता है, वो होता है ऑर्गेनिज्म लेवल का होता है, इसे बेसिक लेवल कहते हैं। इसमें अडेप्टेशन देख लिया, माइग्रेशन हमने देख लिया। सेम ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पॉपुलेशन लेवल की जब हमने इकोलॉजी देखी तो उसमें बर्थ रेट देखा और डेथ रेट देखा। आगे देखने वाले हैं, पॉपुलेशन चालू किया तो यही तो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ा ना हमने। ठीक है, वो पॉपुलेशन लेवल की इकोलॉजी देखी हमने। तीसरा हमने देखा कि कई तरह की पॉपुलेशन कम्युनिटी बना लेती हैं, और कम्युनिटी लेवल पर क्या बन गया? फूड चेन। एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन को एज अ फूड ग्रैब कर रही है, जिससे फूड चेन बन रही है। और कई फूड चेन मिलकर क्या बनाएंगे? फूड वेब, जो कि हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? इकोलॉजी के लेवल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। और कम्युनिटी जब एनवायरमेंट से मिक्स हो जाती है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिक्स हो जाते हैं, तो इकोसिस्टम बनते हैं, और कई इकोसिस्टम मिलकर एक बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे हम बायोम की बात करते हैं, तो बायोम क्या होता है? बायोम कुछ नहीं, बायोम एक लार्ज एरिया है जिसका एक स्पेशल फीचर एवरेज वेजिटेशन, एवरेज कम्युनिटी एंड एवरेज रेनफॉल देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल हमने देखे, जैसे कि डेजर्ट बायोम। जैसे डेजर्ट की बात करूं तो आपके अंदर सभी तरह की एवरेज टेम्परेचर, कम्युनिटी, रेनफॉल वगैरह हमारे दिमाग में इसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने देखा है वो देखा कि एनसीईआरटी के अंदर जैसे इकोलॉजी स्टार्ट होती है तो एक साइंटिस्ट का फोटो दिया हुआ है और उसके जीवन के बारे में कुछ तथ्य दिए हुए हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के बारे में बताया हुआ है। और प्रोफेसर रामदेव मिश्रा कौन थे? ये हमारी भारतीय इकोलॉजी के फादर, जनक कहे जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड लेवल पर किसको जाना जाता है? तो वर्ल्ड लेवल पर रिटर को जाना जाता है। वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले इकोलॉजी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे प्रोफेसर रिटर। हमने इसके बाद पॉपुलेशन चालू की है, और पॉपुलेशन के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन को देखा। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर स्पीसीज के होने चाहिए, और वो कॉमन एरिया के अंदर रहने चाहिए, साथ में वो उस एरिया के रिसोर्सेज को प्यार से शेयर करें या लड़ाई करके कंपटीशन करें, बट साथ में वो इंटरब्रीड भी करनी चाहिए ताकि वो पॉपुलेशन आगे बढ़ती रहे। ठीक है, हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, और भारतीय पॉपुलेशन जो 1947 के अंदर थी उसका एग्जाम्पल हमने लिया था। जब तक कि पूरी बातें नहीं लिखेंगे पॉपुलेशन कंप्लीट नहीं होगी। और डेमोग्राफी के बारे में जाना हम, जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, लेकिन हम जब ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो उसे डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बात की थी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये पॉपुलेशन के करेक्टर होते हैं। पॉपुलेशन कुछ करेक्टर रखती है, जैसे पॉपुलेशन की क्या होती है? बर्थ रेट होती है, डेथ रेट होती है, पॉपुलेशन की सेक्स रेशियो होता है। बर्थ रेट हमने देखा तो क्या होता है? टोटल बर्थ होती है पर कैपिटा पर टाइम पर। इसका हमने एक एग्जाम्पल भी देखा जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, लोटस वाला एग्जाम्पल देखा, किस तरह से आपके डाटा चेंज करके भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फिर हमने डेथ रेट के बारे में देखा, टोटल डेथ होती है पर कैपिटा पर। तो लेब का हमने एग्जांपल देखा जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। और फिर हमने सेक्स रेशियो देखा, और इसमें हमने इंडियन ह्यूमन सेक्स रेशियो देखा जो कितना है बेटा? 943 है। आज की क्लास, आज का ज्ञान हम यहीं समाप्त करते हैं।
अगला ज्ञान हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।